रेफ्रिजरेंट R134 का प्रेशर अगर 150 डिस्चार्ज प्रेशर 150 से 200 PSI हो जाए तो क्या करें। हमारे दोस्त ने पूछा है, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, चाहे R134 हो, R600 हो या फिर R22 हो, R600, जो भी रेफ्रिजरेंट हो, R410 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, अगर उसका डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाए तो क्या करें। आज या तो बढ़ जाए या तो घट जाए या फिर सक्शन प्रेशर बढ़ जाए या फिर सक्शन प्रेशर घट जाए तो क्या करें। कंप्लीट प्रेशर के बारे में आज डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। आज मैं ऐसा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कोई भी डाउट हो प्रेशर के बारे में, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, सब डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम बात करते हैं टॉपिक की कि प्रेशर हमारा बढ़ जाए, डिस्चार्ज प्रेशर या फिर सक्शन प्रेशर घट जाए या फिर डिस्चार्ज प्रेशर घट जाए या फिर सक्शन प्रेशर बढ़ जाए, तो ऐसा क्यों होता है। इसके लिए आपको जो सिस्टम का जो साइकिल है उसे समझना पड़ेगा। अब साइकिल को समझने के लिए, जैसे कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है सिस्टम में, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या फिर एयर कंडीशनर हो, विंडो एसी, कोई भी एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, रेफ्रिजरेंट कैसे रन करता है इसको पहले समझना है। इसके लिए ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल्स में, काफ़ी डीप में मैं वीडियो बना रखा हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से काम करता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर में और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कैसे कन्वर्ट होता है। चाहे रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, सबका हाई प्रेशर से लो प्रेशर और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट होता है, तभी एक तरफ कूलिंग होता है और एक तरफ हीटिंग होता है। उस वीडियो को काफ़ी डीप में बना रखा हूँ। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और भी लिंक आपको मिल जाएंगे कि रेफ्रिजरेंट का, जितने भी सारे रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं उसका सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है। चार्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट का। तो चलिए हम बात करते हैं कि अब देखिए, सक्शन प्रेशर बेवजह कोई भी प्रेशर ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। और अगर बात करें, जिन्होंने पूछा है ये क्वेश्चन कि डिस्चार्ज प्रेशर अगर बढ़ जाए तो, अगर मानिए कि R22 का, वैसे R134 का डिस्चार्ज प्रेशर बहुत कम ही मापा जाता है, सक्शन प्रेशर ही मापा जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है और कार एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है 134। तो हम बात करते हैं R22। एक रेफ्रिजरेंट के बारे में बताऊंगा, सारे रेफ्रिजरेंट को आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो अगर R22 का सक्शन प्रेशर 60 PSI होता है, 60 PSI, तो आउटडोर टेम्परेचर के हिसाब से कभी प्रेशर घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। जैसे ठंडा का समय होता है तो वही प्रेशर घट जाता है, 55 तक आ जाता है। और वही प्रेशर अगर मानिए कि जून, जुलाई, अगस्त के महीने में वही प्रेशर बढ़ करके 65 PSI, 70 PSI तक चला जाता है। वही प्रेशर, वही रेफ्रिजरेंट तो ठंडक के समय में घट जाता है और गर्मी के समय में बढ़ जाता है प्रेशर। तो R22 का अगर प्रेशर नॉर्मली बात की जाए तो 60 होता है सक्शन प्रेशर, और डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 350 PSI होता है। लेकिन मैं आपको अपना जो मैं एक्सपेरिमेंट, मैं देखिए ना, काम कम करता हूँ लेकिन एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करता हूँ, ताकि मैं भी सीख सकूँ और आपको भी सिखा सकूँ। जो मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ उसको लेकर के उसको मैं बताऊँगा कि जो मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ उसका निष्कर्ष क्या निकला है। जैसे डिस्चार्ज प्रेशर सब कहते हैं ना, R22 का 250 से 350 PSI होता है, तो ऐसा नहीं होता है। नया, बिल्कुल नया एयर कंडीशनर इंस्टॉल किया जाए तो हो सकता है उसका, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल चलने के बाद उसका डिस्चार्ज प्रेशर 250 से 350 PSI नहीं रह जाता है। क्यों, इसको भी हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल्स में। और प्रेशर घटता बढ़ता क्यों है, इसको भी हम बात करेंगे। अगर बात करें R410 का, तो R410 का जो सक्शन प्रेशर होता है नॉर्मली 110 से 120 PSI के बीच में होना चाहिए। 120 PSI नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि ना तो बहुत गर्मी हो ना तो बहुत ठंडक हो, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर 120 PSI होना चाहिए R410 का सक्शन प्रेशर। और डिस्चार्ज प्रेशर जो होता है ना, हर जगह लिखा होता है, हर लोग बताते हैं कि 450 से 500 PSI होना चाहिए डिस्चार्ज प्रेशर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर नया एयर कंडीशनर बिल्कुल इंस्टॉल किया जाए तो हो सकता है कि 450-500 PSI हो जाए। और R22 का प्रेशर काफ़ी ध्यान से समझिए, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर आप, कुछ लोग कहते हैं कि
बकवास ज़्यादा करते हो। बकवास नहीं, इतने डीप में बहुत कम टेक्नीशियन ही बताते हैं जितने डीप में मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ इसके ऊपर। क्योंकि मैं अपनी कंपनी में अकेला टेक्नीशियन हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, गैस चार्जिंग कर रहा हूँ, कंप्रेसर रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसी को कुछ मतलब नहीं होता है। बस हमारा जो बॉस है उसको सिर्फ चाहिए काम, यानी कि एसी वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अब मैं कितना रेफ्रिजरेंट उस पर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, कितना रेफ्रिजरेंट मैं ख़राब कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, कौन सा कंप्रेसर रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, इससे कुछ मतलब नहीं होता है। बस एसी सही चलना चाहिए, कूलिंग देना चाहिए। हमारे बॉस को ये चाहिए। इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करता हूँ। अगर आधे घंटे का काम होता है ना, कोई आधे घंटे में काम अगर कोई काम करना है, जैसे गैस चार्जिंग करना है 15 मिनट का काम होता है, लेकिन उसे मैं 2 घंटे तक करता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ और मैं अपने सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ, वहाँ पर वीडियो भी बनाता हूँ। तो लंबा टाइम खींच करके मैं ले जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम मेरे ऊपर लोड नहीं होता है। तो इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट जो किया हूँ वही मैं बता रहा हूँ। तो R22 का जो डिस्चार्ज प्रेशर होता है ना, बहुत चला जाता है। अगर पुराना एसी है तो 200 PSI से ऊपर नहीं जाता है। जैसे है ना 250 PSI से 350 PSI, तो ऐसा होता नहीं है। 350 PSI में अभी तक जिस फील्ड में काम करता हूँ बहुत सारे एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, लेकिन 350 PSI तक मैं नहीं देखा हूँ। 200 से 250 PSI तक देखा हूँ मैं डिस्चार्ज प्रेशर R22 का, और R410 का 300 से 350 PSI तक देखा हूँ। 450 500 PSI नहीं देखा हूँ। तो ऐसा होता है। अब ये डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता क्यों है? अगर मानिए R22 रेफ्रिजरेंट है और सिस्टम में चार्ज किया जा रहा है, वैसे तो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम में चोकिंग होता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज प्रेशर घट जाता है। कैसे? इसको भी समझ लीजिए। R22 का 60 का प्रेशर है सक्शन प्रेशर, यानी कि गैस कंप्लीट है। अब वहाँ पर 250 PSI या फिर 200 PSI या फिर 300 PSI भी अगर है तो एसी चल रहा है। अब धीरे धीरे मानिए कि 250 PSI से अगर नीचे आता है डिस्चार्ज प्रेशर, तो फिर समझ लीजिए कि हल्का फुल्का चोकिंग है उसमें। अब कुछ एसी ऐसे होते हैं जब चोकिंग को हमें सॉल्व करना होता है तो उस समय क्या होता है कि कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद होता है। 2 मिनट 3 मिनट चलता है, 4 मिनट चलता है, कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो जाता है। उस समय जब हम चेक करेंगे तो मानिए सक्शन प्रेशर हमारा 60 PSI है, तो डिस्चार्ज प्रेशर घट करके थोड़ा नीचे आ जाएगा, 100 PSI के आसपास, 150 PSI के आसपास आ जाएगा, कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद होगा। तो समझ लीजिए चोकिंग है। अब चोकिंग कैसे होता, कैसे पता चलता है? ऑलरेडी मैं इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि साइकिल किस तरह से काम करता है। तो पहले बता चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए कि रेफ्रिजरेंट का साइकिल किस तरह से काम करता है। तो इसमें भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। डिस्चार्ज, जैसे कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंकता है, कहाँ जाता है? कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर से जब आउटपुट निकलता है तो वहाँ से क्या होता है कि कैपिलरी लगी होती है। आप देख सकते हैं ये ड्रायर एक फ़िल्टर लगा होता है जो कि रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करता है। उसके बाद आगे बढ़ता है कैपिलरी के रास्ते से चला जाता है लिक्विड लाइन में, यानी कि पतले वाले पाइप में, डिस्चार्ज लाइन से चला जाता है कूलिंग कॉइल में। अब कूलिंग कॉइल से वापस जब आता है ना तो मोटे पाइप के रास्ते से आता है, और फिर वापस कंप्रेसर के सक्शन में चला जाता है। ये होता है कंप्लीट इसका साइकिल। यहाँ तक तो समझ गए कि कंप्लीट इसका साइकिल हो गया। अब देखिए डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर किस तरह से बताता है। सक्शन प्रेशर जब हमें चेक करना होता है तो मोटे वाले पाइप में हम चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सक कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और जब खींच रहा है तो वहाँ पर वो प्रेशर, जैसे कि स्टैंडिंग प्रेशर जब है, यानी कि सिस्टम रुका हुआ है, तो उस समय जब हम प्रेशर चेक करेंगे तो 150 PSI बताएगा। लेकिन जब वही कंप्रेसर स्टार्ट होगा, यानी कि खींचना शुरू करेगा सक्शन, क्योंकि सक्शन में ही लगा है मोटे वाले पाइप में, वहाँ से खींच रहा है रेफ्रिजरेंट को, तो वहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे सुई नीचे आना शुरू हो जाएगी। जो सक्शन लाइन में जब हम लगाए हैं गेज को, तो सुई धीरे धीरे नीचे आएगी, यानी कि 60 तक आएगी। और स्टैंडिंग प्रेशर में 150 PSI डिस्चार्ज में भी बताएगा। तो डिस्चार्ज में जब हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे, कंप्रेसर ऑन होगा तो सुई धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्चार्ज कंडेंसर है ना, कंडेंसर में बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा होता है,
बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो जाता है और उसी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बताता है गेज में डिस्चार्ज प्रेशर। अब रेफ्रिजरेंट इकट्ठा क्यों हो जाता है इसको भी समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतने डीप में कोई भी नहीं बताएगा। अब रेफ्रिजरेंट इकट्ठा क्यों हो जाता है कंडेंसर में, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि कंडेंसर से जो आउटपुट निकलता है ना, उसके बाद कैपिलरी पतली सी लगी होती है। कंप्रेसर तो अपनी स्पीड से फेंक रहा है रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में, अब कंडेंसर से आगे जब रेफ्रिजरेंट बढ़ रहा है तो वहाँ पर कैपिलरी पतली सी पाइप लगी हुई है। तो पतली सी पाइप कि मतलब जैसे कि मुंह से हवा फूंक रहे हैं, ऐसा मोटा करके फूंक रहे हैं तो बहुत तेज़ी से हवा निकल गया बाहर। लेकिन अगर यही होल पतला करके फूंकें, अब अंदर से तो हवा अपनी स्पीड से निकल रहा है, लेकिन यहाँ आकर के मुंह में आकर के इकट्ठा हो गया रेफ्रिजरेंट, यानी कि गैस यहाँ पर हवा आकर के इकट्ठा हो गया और आगे धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया ना, तो यहाँ पर जब इकट्ठा होगा तो यहाँ पर लोड पड़ता है, यानी कि कंडेंसर में लोड पड़ता है। कंडेंसर में ज़्यादा लोड पड़ता है, वहाँ पर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए कंडेंसर में हीट हो जाता है। और सक्शन जो कूलिंग कॉइल से मोटे पाइप से खींच रहा है तो बहुत तेज़ी से खींच रहा है, क्यों? क्योंकि मोटा पाइप है, तो मोटा पाइप से तेज़ी से खींच रहा है, इसे यानी कि जल्दी जल्दी खींच ले रहा है, इसलिए वहाँ पर कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। यही डिफरेंस होता है कि एक तरफ हीट हो जाता है, एक तरफ से कूल हो जाता है। तो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं थोड़ा तरीका मैं चेंज कर देता हूँ बताने का। तो इसी तरह से क्या होता है कि हम सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर में डिफरेंस होता है। जैसे कि अब मैं थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। तो अब रेफ्रिजरेंट देखिए ना, डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा क्यों हो जाता है? डिस्चार्ज प्रेशर कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। अब ज़्यादा क्यों होता है? अगर मानिए कि रेफ्रिजरेंट आप बढ़ा रहे हैं, सक्शन प्रेशर 60 PSI है, 60 का प्रेशर है R22। अब 60 से जब आप रेफ्रिजरेंट को ज़्यादा चार्ज करेंगे, यानी कि 70 PSI करेंगे, 80 PSI कर देंगे, तो उसी हिसाब से डिस्चार्ज प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जब सक्शन प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो डिस्चार्ज प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अपने आप से डिस्चार्ज प्रेशर नहीं बढ़ता बल्कि घटता है। माने कि आपने कुछ कोई भी चार्ज नहीं किया, जैसे अब एसी में चार्ज पहले से है, 1 साल 2 साल एसी चला है, 3 साल चला है, उसका सक्शन प्रेशर 60 PSI बता रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो है ना, उसका डिस्चार्ज प्रेशर 200-250 PSI बताएगा, अगर नॉर्मली एसी बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि 60 PSI बता रहा है सक्शन प्रेशर तो डिस्चार्ज प्रेशर 400 PSI चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, कोई सवाल ही नहीं है ऐसा होने का। बल्कि प्रेशर घटेगा, अगर कोई फॉल्ट है तो घटेगा प्रेशर। यानी कि अगर मानिए कि उसमें चोकिंग है सिस्टम में, और कैपिलरी में चोकिंग है और रेफ्रिजरेंट को फेंक नहीं पा रहा है, तो सक्शन प्रेशर वहाँ पर, डिस्चार्ज प्रेशर वहाँ पर नहीं बताएगा, तो वहाँ पर प्रेशर कम बताएगा। 250 PSI बताना चाहिए तो वहाँ पर 90 का प्रेशर बताएगा, या फिर उसमें 100-110 PSI बताएगा डिस्चार्ज प्रेशर, तो समझ जाइए चोकिंग है। अगर ऐसा हो रहा है कि 110 PSI बता रहा है तो समझ लीजिए कंप्रेसर आपका हीट अप होकर कि ट्रिप होगा, यानी कि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ रहा है, डिस्चार्ज फेंक नहीं पा रहा है। और कंप्रेसर कितना फेंकेगा? फेंकते फेंकते जितना दम होता है कंप्रेसर में उतना फेंकेगा डिस्चार्ज, उसके बाद जब नहीं फेंक पाएगा तो कंप्रेसर हीट अप होकर के ट्रिप हो जाएगा। तो चोकिंग की वजह से जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो घटता है, ना कि बढ़ता है। बढ़ेगा नहीं डिस्चार्ज प्रेशर। डिस्चार्ज प्रेशर तभी बढ़ता है जब आप गैस को बढ़ाएंगे।